आलसी सास। श्रीरंगपुरम नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में अनसुयम्मा नाम की एक आलसी सास रहती थी, लेकिन उसकी बहू बड़ी फुर्तीली थी। वो हमेशा अपनी सास के आलसीपन को देखकर दुखी होती थी। एक दिन सास सोफे पे बैठकर बोलती है, अरे कुमारी, जरा मेरे लिए कॉफी तो बना कर ला बहू। और मन में सोचती है, इसे बोल बोल कर तो मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये कोई काम नहीं करती। अरे बहू, अंदर क्या कर रही है? आ रही हूँ सासू माँ, 2 मिनट रुक तो जाइए, कॉफी बनाना पड़ता है ना। इस तरह वो कॉफी बनाकर अपनी सास को देते हुए बोलती है, अरे सासू माँ, आप मुझे कॉफी बनाने का टाइम भी नहीं दोगी क्या? ये लीजिए आपकी कॉफी। इस तरह बोलते हुए वो अपनी सासू माँ को कॉफी देती है। कॉफी का कप लेकर अनसुया बोली, कॉफी तो ठीक है, दोपहर में कौन सी सब्जी बना रही हो बहू? जरा कोई अच्छी सी सब्जी बनाना बहू, आजकल बिना स्वाद का खाना खा ही नहीं पा रही हूँ मैं। ये बात सुनते ही कुमारी अपने मन में सोचती है, इसे सब्जियों में मसाला नहीं, जहर मिला के दे देना चाहिए। ग्राइंडर की तरह एक जगह बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। एक दिन मुझे बस मौका मिल जाए सासू माँ, मैं आपकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि अनसुयम्मा बोली, अरे बहू, क्या बात है, इस तरह खड़ी की खड़ी क्यों रह गई? जाकर खाना बना। तुरंत कुमारी किचन में पहुँचती है और बोलती है, एक तो मेरी कोई मदद ही नहीं करती, ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। पता नहीं कब इससे मेरी जान छूटेगी। इस तरह वो अपनी सासू माँ को कोसते कोसते काम करने लगती है। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन कुमारी को कभी भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी सास में बदलाव कैसे लाए, और वो इसी दुख में दुखी होती जाती है। एक दिन कुमारी मंदिर जाती है। वो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके बाहर निकलती है। तभी उसकी मुलाकात उसकी बचपन की सहेली देवी से हो जाती है। दोनों एक दूसरे की समस्याएं एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, और इसी बीच बातों बातों में कुमारी अपनी सास अनसुया के बारे में अपनी सहेली से बोलती है। ये बात सुनकर देवी उसे एक सलाह देती है, एक काम कर यार, हमारे गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक स्वामी जी गांव की सभी परेशानियां दूर कर रहे हैं। तू भी एक बार वहां जा और स्वामी जी से मिलकर अपनी सास के बारे में बता। हो सकता है वो तेरी सास के आलस के लिए कोई रास्ता दिखा दे। जल्दी जाना। हाँ, बहुत शुक्रिया देवी, मैं अभी स्वामी जी से मिलकर अपनी ये सारी परेशानी दूर करती हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत जाकर उन स्वामी जी से मिलती है। नमस्ते स्वामी जी। ध्यान लगाकर बैठे हुए स्वामी जी आँख खोलकर, बेटी कौन हो तुम? तुम्हारी समस्या क्या है? स्वामी जी, मेरा नाम कुमारी है। मेरी सास अनसुयम्मा, दिन ब दिन उनका आलस इतना बढ़ता जा रहा है कि वो अपने काम खुद भी नहीं कर रही। मैं आपके पास इसी आशा से आई हूँ कि आप उनका आलस कम करने का कोई दवाई दोगे। कुमारी की बात सुनते ही स्वामी जी अपने आँख मूंदकर अपने ज्ञान नेत्र से देखकर फिर आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, कुमारी, तुम्हारी सास का आलस झूठ है। ये क्या स्वामी जी? इसका मतलब वो नाटक कर रही हैं? यही सत्य है बेटी, तुम जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, तब सबको तुम्हारी सास की सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कहो वैसा ही करूँगी। ये बात सुनते ही स्वामी जी कुमारी के कान में कुछ बताते हैं। उनकी पूरी बात सुनकर कुमारी बोली, मैं समझ गई स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। घर आई अपनी बहू को देखकर अनसुया गुस्से से बोलती है, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? इसी तरह हम जब जवान थे और इस तरह घर लेट पहुंचते थे तो क्या होता था पता है? हमारे घर के बड़े बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते थे। अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। ये बात सुनकर कुमारी मन ही मन बड़बड़ाते हुए रसोई घर में पहुंचती है। चाय बनाकर कुमारी अपने सास के पास पहुंचकर बोलती है, सासू माँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। अनसुयम्मा गुस्से से बोलती है, कौन सी बात बतानी है? जल्दी जल्दी बता और रसोई में जाकर खाना बना, बड़ी भूख लगी है मुझे।
सासू माँ, जब मैं घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक स्वामी जी मिले और उन्होंने मुझे एक रहस्य की बात बताई है सासू माँ। लेकिन कोई अपनी सास से ऐसे रहस्य छुपाता है भला? इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ सासू माँ। अरे ऐसा भी कौन सा रहस्य है तेरे पास? ठीक है, जो भी बात है जल्दी जल्दी बता। वो अपने सास के कान के पास पहुँचती है और बोलती है, सासू माँ, हमारे घर में खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने का पता जो भी लगाएगा वो खजाना उसी के पास रह जाएगा। इसीलिए मैं खजाना ढूंढने वाली हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? इस घर की बड़ी मैं हूँ, उस खजाने को मैं ही ढूंढूंगी। ये तो बता कहाँ छुपा हुआ है? सासू माँ, वो हमारे घर के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन एक समस्या है। अरे कौन सी समस्या है अब? समस्या ये है सासू माँ, उस खजाने को ढूंढने से पहले उस व्यक्ति को 100 मटकों से नहाना पड़ेगा, तभी वो उस खजाने को छू सकता है। बस इतनी सी बात है। ऐसा बोलकर फटाफट वो 100 मटके पानी लेकर नहा लेती है और वो खजाने के चक्कर में मिट्टी खोदते खोदते आखिरकार उसे एक मटका मिलता है और उस मटके को खोलकर देखती है तो उसमें एक चिट्ठी होती है। वो उस चिट्ठी को खोलकर देखती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, तेरा आलस ही तेरा दुश्मन है। अपने आलस को छोड़कर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारा मेहनत ही तुम्हारा खजाना है। इस बात को पढ़ते ही अनसुयम्मा को बहुत शर्म आ जाती है। उस दिन से अनसुयम्मा अपना आलस छोड़कर अपनी बहू की मदद करते हुए मेहनत करके काम करने लगी। अपनी सास में आए बदलाव को देखकर कुमारी भी बहुत बहुत खुश थी। उस दिन से अनसुयम्मा ने अपनी सारी आलस को छोड़ दिया था और अपनी बहू के कामों में भी मदद करते हुए दोनों खुशी खुशी रहने लगे। घमंडी सास और गरीब बहू। एक गांव में स्वरूपा और सुंदर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास खूब सारा पैसा और जमीनें थीं। इनके 2 बेटे थे, गौतम और प्रीतम। दोनों बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की। वो हमेशा यही सोचते थे कि दोनों लड़कों की शादी एक अमीर घराने में हो जाए। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा गौतम ने एक मिडिल क्लास लड़की मधुरिमा से शादी कर ली और दोनों घर पहुँचे। ये देखकर स्वरूपा और सुंदर दोनों शॉक हो जाते हैं। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इस लड़की का नाम मधुरिमा है। इस लड़की का दिल बहुत अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सालों से प्यार कर रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा और आपकी सहमति से ही शादी करूंगा, लेकिन इसके माँ बाप ने इसकी जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करने की कोशिश की। इसीलिए मुझे अचानक इससे शादी करनी पड़ी। माँ, प्लीज माँ, मेरी बात को समझिए। इस लड़की को एक्सेप्ट कीजिए। कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। इस तरह बोलता है। बेटे की बातें सुनकर पिता बोलता है, अच्छा, चलो अंदर आ जाओ। जाने दो स्वरूपा, तुम भी तो हमेशा कहती रहती हो ना कि बड़ा बेटा जो भी करता है सोच समझ के करता है। उसने कहा ना कि उसे हड़बड़ी में ऐसी शादी करनी पड़ी। चलो उसे आशीर्वाद दो। इस तरह दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। स्वरूपा को पसंद ना होने पर भी वो बच्चों को आशीर्वाद देती है। अगले दिन से ही स्वरूपा मधुरिमा को हमेशा बेइज्जत करके कोई न कोई खरी खोटी सुनाती रहती थी। अरे यहाँ ग्लास रखे थे, दिखाई नहीं दे रहे। अरे चम्मच भी नहीं दिखाई दे रहे। इतने दिनों से इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से तुम इस घर में आई हो सारे सामान गुम होते जा रहे हैं। इस तरह वो बोल रही थी। अरे सासू माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। कौन से ग्लास और कौन सा चम्मच, वो देखने में कैसे होते हैं? इस तरह मधुरिमा बोलती है। इसी तरह हमेशा स्वरूपा कोई न कोई नया बहाना ढूंढकर मधुरिमा को कोई न कोई बुरी बातें बोलती रहती थी। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद स्वरूपा के मन में ख्याल आता है कि कहीं उसका दूसरा बेटा भी लव मैरिज ना कर ले। इसी डर से एक बड़े रईस खानदान के नंदिनी नाम की लड़की से अपने दूसरे बेटे की शादी करवा देती है। शादी के बाद से स्वरूपा नंदिनी को बड़े प्यार से देखती थी। एक दिन स्वरूपा की दूर की रिश्तेदार सुप्रजा दोनों बहुओं को देखने के लिए उसके घर आती है। हाँ भाभी, माफ कर दीजिए मुझे।
मैं आपके दोनों बच्चों की शादी में नहीं आ सकी। अरे कहाँ है तुम्हारी बहुएं? हमें उससे परिचय नहीं कराओगी? अरे भाभी, क्यों नहीं परिचय कराऊंगी? अरे बहू रानी। ये बात सुनते ही रसोई घर से मधुरिमा बाहर निकलती है। मधुरिमा को देखकर स्वरूपा को बहुत गुस्सा आता है। बेटी नंदिनी, नंदिनी, इस तरह बुलाती है। क्या बात है सासू माँ, बताइए। आजा बहू, मेरे पास बैठ। इस तरह बोलकर नंदिनी को अपने पास बिठाकर, ये देखिए भाभी, मेरी बहू नंदिनी, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ऊपर से 50 लाख दहेज में लाई है। इतना ही नहीं, इसके पिताजी ने इसी सिटी में 2 फ्लैट्स भी दिए हैं। इस तरह वो अपनी छोटी बेटी की तारीफ करने लगी। बेचारी मधुरिमा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने उसका परिचय नहीं कराया। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद मधुरिमा चुपचाप रसोई घर में वापस चली गई। अरे ओ मधु, घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं, इतना भी नहीं पता कि कॉफी बना कर लाओ। इस तरह स्वरूपा मधुरिमा से कहती है। मधुरिमा फटाफट कॉफी बनाकर लाती है और जब वो कॉफी सुप्रजा को दे रही होती है तो सुप्रजा, अरे भाभी, कौन है ये लड़की? ये बात कहते ही इस तरह स्वरूपा पूछती है। अच्छा, इसके बारे में बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे गौतम ने इसी से शादी की है, इसका नाम मधुरिमा है। कहते ही मधुरिमा बोली, नमस्ते जी। ये बात सुनकर सुप्रजा बोली, बहुत बढ़िया, तुम अपने नाम के हिसाब से ही बहुत मधुर लग रही हो। इस तरह बोलती है। ठीक है स्वरूपा, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। इस तरह बोलकर वो बहुओं के हाथ में कुछ कवर्स रखकर चली जाती है। इस तरह मधुरिमा ने घर के सारे काम निपटा लिए और सबके लिए खाना भी बनाया। सब लोगों के खाने के बाद जब वो खाना खाने बैठी तो उसके पास सिर्फ बचा कुचा खाना ही बचता था। कम से कम उसे खाने के लिए सब्जी भी नहीं बचती थी, लेकिन वो ये कोई भी बातें अपने पति को नहीं बताती थी। इस तरह से जब चल रहा था कि तभी छोटे बेटे प्रीतम को हैदराबाद में जॉब मिलता है और वो लोग हैदराबाद शिफ्ट होने की सोचते हैं। तब नंदिनी अपने सास ससुर से बोलती है, सासू माँ, ससुर जी, आप भी हमारे साथ हैदराबाद चलिए ना, इतने सालों से यहीं पर तो रहते आए हो, आइए ना ससुर जी। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर ससुर बोला, अरे बेटी, मुझसे नहीं होगा, मुझे यहाँ बहुत सारा काम है, चाहे तो तू अपनी सासू माँ को अपने साथ ले जाओ। इस तरह बोलता है। सासू माँ, आइए ना सासू माँ। इस तरह वो रिक्वेस्ट करती है। तब स्वरूपा बोलती है, अरे अरे बेटी, तू कितनी अच्छी है, तुझे मेरी कितनी चिंता है। चल चल, मैं जरूर चलूंगी तेरे साथ। सिटी देखकर बहुत साल हो गए हैं, खूब मस्ती करेंगे हम लोग। इस तरह बोलकर वो उनके साथ निकल पड़ती है। स्वरूपा पहली बार सिटी आई थी और वो जब से सिटी आई थी उसे सिटी देखने का खूब मन कर रहा था। पहले 3 दिन तो नंदिनी अपने सास के साथ अच्छा बर्ताव करती थी। एक दिन जब स्वरूपा हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अरे 10 बजने को है और ये नींद से अभी तक जागी नहीं। इस तरह वो मन में सोचने लगी कि तभी नंदिनी अपने कमरे से जमाई लेते हुए बाहर निकलती है। नंदिनी को देखकर स्वरूपा बोली, हाँ चलो, अभी तो उठी, बेटी जल्दी जल्दी कॉफी बना दे, मैं काफी देर से जागी हुई हूँ। ये बात सुनकर नंदिनी बोली, अरे ये क्या सासू माँ, दूध वाला तो 5:30 बजे ही आ जाता है। अगर आपको कॉफी पीनी थी तो आप ही क्यों नहीं बना लेती? इतनी सी बात के लिए मेरे जागने तक का इंतजार करने का क्या जरूरत था? इस तरह नंदिनी बोलती है। नंदिनी की बात सुनकर एकाएक स्वरूपा शॉक हो जाती है। सासू माँ, ये बात सुनकर स्वरूपा बोली, हाँ कोई बात नहीं बेटी, मैं खुद ही कॉफी बना लेती हूँ। इस तरह बोलकर वो सोफे से उठती है। सासू माँ, लगे हाथों मेरे लिए भी कॉफी बना दीजिए। इस तरह नंदिनी बोलती है। दोनों मिलकर कॉफी पी रहे थे कि तभी नंदिनी बोली, सासू माँ, दोपहर को चिकन और बगारा राइस बना दोगी? खाए हुए बहुत दिन हो गए सासू माँ। इस तरह नंदिनी बोलती है। नंदिनी की बात सुनते ही स्वरूपा दंग रह जाती है। इस तरह नंदिनी धीरे धीरे अपनी सासू माँ को रसोई के सारे काम सौंप देती है
ऊपर से नंदिनी अपनी सास को घर से बाहर ही नहीं ले जाती थी। एक दिन नंदिनी अपनी सासू माँ के पास आकर बोली, सासू माँ, आज शाम को मेरे दोस्त घर आ रहे हैं। आपको उनके लिए घर पे ही खाना बनाना होगा। खूब सारे आइटम्स बनाने होंगे सासू माँ। मुझे जल्दी से जल्दी शॉपिंग पे जाना है। जब तक मैं वापस आऊँ आप सारा खाना बना दीजिएगा। इस तरह बोलकर वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। बेचारी स्वरूपा अकेले ही रसोई घर में जरूरत का सारा खाना बनाकर रख देती है। शाम को सारे दोस्त डिनर पे आते हैं और सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद नंदिनी अपनी सास के पास आकर बोली, हाँ सासू माँ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चलकर सो जाऊंगी। आप भी जल्दी खाना खा लीजिए और सो जाइए। इस तरह बोलकर वो चली जाती है। जब स्वरूपा खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो पूरे बर्तनों में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। थोड़ा सा चावल या कम से कम थोड़ी सी सब्जी भी नहीं बची थी। बस वहाँ थोड़ा जला हुआ खाना बचा हुआ था। स्वरूपा बेचारी उसी खाने को खाने के लिए निवाला मुंह में रखने ही वाली थी कि अचानक से उसे मधुरिमा की याद आती है। उस निवाले को हाथ में पकड़कर उसे देखते हुए स्वरूपा बोलती है, बेटी मधुरिमा, तू भी जब दिन भर का सारा काम खत्म करके खाने के लिए बैठती थी तो तेरे लिए भी यही बचता था ना। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अब मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया है। इस तरह सोचकर वो दुखी हो जाती है। अगले ही दिन वो अपने बेटे प्रीतम के पास आकर बोली, बेटा, मुझे गांव जाना है, तू फटाफट मेरे लिए टिकट बना दे। तब बेटा बोलता है, अरे माँ, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत? अभी 15 दिन ही तो हुए हैं, बाद में चली जाना। बेटा, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे जल्दी वापस जाना है। ये बात सुनकर बेटा बोलता है, अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? यहाँ कुछ हुआ है क्या? सब कुछ यहाँ ठीक ही है ना? यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी है माँ? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि इतनी जल्दी जाना है तुम्हें? इस तरह पूछता है। बेटा, मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वही मैंने बहुत सारी चीजें कम की हैं। कुछ चीजों का मोल दूर होने पर ही पता चलता है बेटा। इस तरह बोलते ही बेटा उसके लिए टिकट बनवा देता है। इस तरह स्वरूपा अगले दिन सुबह अपने गांव पहुंचती है। सुबह नींद से जागकर मधुरिमा जब हॉल में पहुंचती है तो स्वरूपा उससे कहती है, बेटी मधुरिमा, ये ले बेटा, कॉफी पी ले। ये बात सुनते ही मधुरिमा अचंभित रह जाती है और बोलती है, सासू माँ, आप अचानक? अब कब आई सासू माँ? मैं आपके लिए कॉफी बना देती। इस तरह वो बोलने लगी। तब सासू माँ अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर हाथ फेरते हुए बोलती है, पगली कहीं की, तू इसके लायक है बेटी। मैंने तुझे कितनी बातें कही, कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन तू चुपचाप सहती रही। सच बताओ तो ये जमीन जायदाद हमारे पास है, लेकिन उससे भी बहुमूल्य चीज तेरे पास है बेटी, वो है तेरे संस्कार। आज तूने अपने संस्कारों से मुझे जीत लिया है बहू। इस तरह बोलते हुए वो अपनी बहू को गले लगा लेती है। उस दिन से मधुरिमा और स्वरूपा खुशी खुशी साथ रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।